वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइए, वहां पे देखिए आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि टेलीग्राम का लिंक, वेबसाइट का लिंक और नोट्स का लिंक। इसके अलावा आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का लिंक, व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ मिल जाएगा। जाइए और हम लोगों को फॉलो कीजिए और करेक्ट में कोचिंग में पढ़ने का मजा लीजिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, करेक्ट में कोचिंग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक नई शुरुआत है। अगर आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स को नहीं किया है तो उसको आप लोग इत्मीनान से कर लीजिए। जो हम लोग यहाँ से करेंगे वो कम्प्लीटली नया होगा। तो जो लोग आज ज्वाइन किए हैं, आज से वीडियो देखना शुरू किए हैं, इस सारे लेक्चर्स को तो लगातार देखिए ही, और उसके अलावा पिछले लेक्चर्स जो कवर हो गए हैं उनको भी देखिए, ठीक है। तो हम लोग क्या शुरू करेंगे? हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का लेक्चर 1। इस लेक्चर से जुड़ा हुआ हर एक मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए उसको चेकआउट कीजिए, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन है, जाइए और उसको पढ़िए। हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और शुरू करते हैं ट्रायंगल्स का लेक्चर 1। आज क्या क्या टॉपिक कवर होने वाला है देखते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एक लंबा टॉपिक है, वो बहुत सारा टॉपिक एक साथ आज लिए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, रिलेटेड क्वेश्चंस पार्ट 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर फिगर्स का। ट्रायंगल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, वो जो है ना, आप लोग पिछले क्लासेस में भी देखे हुए हैं कि जब कोई भी दो फिगर बिल्कुल एक जैसा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहां एक सर्कल है, ठीक है, तो यहां एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है। एक और सर्कल आप बनाएं और उसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर ले लिए, तो ये जो दो सर्कल्स बना होगा ये कंप्लीटली एक जैसा होगा ना, बिल्कुल एक जैसा दिख रहा होगा, इसका डिमेंशन भी एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस एक जैसा है ना। सर्कल का तो एक ही डायमेंशन होता है, वो होता है रेडियस। रेडियस जब आपका सिमिलर होगा किसी भी दो सर्कल का तो वो दोनों कंप्लीटली सिमिलर होगा, ठीक है। तो जब कोई भी दो फिगर कंप्लीटली सिमिलर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट है वो दोनों। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी में कंप्लीटली सिमिलर होता है, कंप्लीटली सिमिलर हर एक चीज में, हर एक चीज, लेंथ, साइज, लुक्स, हर चीज में सिमिलर है। तो कंप्लीटली जब सिमिलर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दो फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन सिमिलर का क्या कंडीशन है? सिमिलर थोड़ा अलग होता है। सिमिलर का कंडीशन होता है ना कि सिमिलर इन लुक्स बट डिफर इन साइज। मतलब दिखने में एक जैसा होगा, कुछ पैरामीटर्स एक जैसा होने से दिखने में एक जैसा होगा, लेकिन साइज अलग अलग होगा, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हम एक रेक्टेंगल लिए इस तरह का, ठीक है, जिसका लेंथ था 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ था 2 सेंटीमीटर। एक दूसरा रेक्टेंगल लिए जिसका लेंथ था 2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ था 1 सेंटीमीटर। दिखने में तो एक ही जैसा होगा ना, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो तो एक ही जैसा है, ठीक है। यहाँ देखिए 4:2 मतलब 2:1, यहाँ पे 2:1, तो रेशियो तो एक ही जैसा है लेंथ और ब्रेड्थ का। लेकिन साइज में फर्क है ना, एक का साइज बड़ा है एक का साइज छोटा है। तो सिमिलर यही होता है। सिमिलर मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी दो फिगर को कंपेयर करते हैं कि सिमिलर है कि नहीं, तो आप ये देखते हैं कि क्या वो सिमिलर दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, उसका जो साइड्स का रेशियो है या एंगल्स है वो सब एक जैसा है ना। बस डिफर कहाँ हो रहा है? डिफर होगा साइज में, एक साइज बड़ा होगा, एक का साइज बड़ा होगा, एक का साइज छोटा होगा।
तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं सिमिलर। अगर कंप्लीटली हर चीज एक जैसा है, दोनों में हर चीज ही एक जैसा है, कंप्लीटली एक जैसा दिख रहा है, साइज भी एक जैसा है, तो कॉन्ग्रुएंसी उसको बोलते हैं। बात क्लियर हुआ होगा? कॉन्ग्रुएंसी मतलब बिल्कुल एक जैसा। सिमिलर मतलब होता है कि दिखने में एक जैसा है लेकिन साइज अलग अलग है। ऐसे हम एक मोटा मोटी आपको आइडिया दे रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी होता क्या है। ठीक है, सिमिलैरिटी। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी, ये दो चीज का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट में बस इतना ही है, आपको कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझना है, सिमिलैरिटी का मतलब समझना है। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिटेल में आप लोग पिछले क्लासेस में बात कर चुके हैं, तो इस क्लास में ज़्यादा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात नहीं होगा। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सिमिलैरिटी के बारे में और उससे जुड़ा हुआ जो भी थ्योरम्स होता है वो सब के बारे में। ठीक है, तो अगर हम सिंपल भाषा में लिखे कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या अंतर है, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी का अगर हमको डेफिनेशन लिखने बोला जाए तो हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसको बोलते हैं। तो हम लिखेंगे फिगर्स दैट आर equal in all dimensions be it size, shape, length, angle, etc. ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, सिमिलैरिटी, सिमिलर फिगर्स, तो हम लिखेंगे फिगर्स दैट आर equal in shape and angles but differ in size। शेप्स और एंगल्स एक जैसा होगा जिसके कारण वो एक जैसा दिख रहा होगा, लेकिन साइज में अंतर होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स को इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है? वैसा फिगर जो कंप्लीटली सेम हो, एक ही जैसा हो, ठीक है, हर एक प्रोस्पेक्ट में वो एक जैसा हो। लेकिन सिमिलर फिगर क्या होता है? सिमिलर फिगर जो है शेप में, एंगल्स में, लुक्स में एक जैसा होगा, लेकिन साइज में दोनों में अंतर होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अब क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीटली ट्रायंगल बेस्ड है, तो हम लोग को बात करना है सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। तो हम लोग आते हैं टॉपिक 2 में, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है। सिमिलर ट्रायंगल्स का पहचान देखिए, मान लेते हैं ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, ये ABC और ये DEF, ठीक है। सिमिलर का मतलब हम लोग पहले समझ चुके हैं, क्या? एंगल्स बराबर होना चाहिए लेकिन साइज में अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ना, ये इसके इक्वल है, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, और ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो गया। अब जब एंगल्स इक्वल हो गया तो हम लोग को साइज देखने की जरूरत नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल का यही खासियत होता है, उसका सारा एंगल्स जो है ना, तीनों एंगल्स कोरेस्पॉन्डिंगली इक्वल होता है। मतलब इसका एक एंगल इक्वल टू इसका एक एंगल, दूसरा एंगल इक्वल टू दूसरा एंगल, तीसरा एंगल इक्वल टू तीसरा एंगल, जिस कारण से एक ही तरह का लुक जनरेट होता है, ठीक है। एंगल बराबर होने के कारण एक ही तरह का लुक जनरेट होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स अगर हम लोग लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल्स
that have equal corresponding angles and ratio of equal ratio of corresponding sides are similar triangles। मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं? जिसका एंगल्स इक्वल हो, सारा एंगल्स इक्वल होता है, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो बनता है ना वो रेशियो में बराबर होता है। रेशियो में बराबर होने का मतलब हम बताते हैं कि सबसे पहले तो इक्वल एंगल की बात करते हैं, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई है ना, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ है। ये तो पहला कंडीशन हो गया। सिमिलर, जब जो दो ट्रायंगल सिमिलर होगा ना तो ये कंडीशन तो परफेक्टली वैलिड है, सारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। उसके बाद फिर अब साइड्स का क्या बात किया, रेशियो ऑफ साइड्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालिए। जैसे ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, डी है ना, एंगल ए और एंगल बी हम लिए हैं, तो ए के इक्वल कौन है, डी है, और बी के इक्वल कौन है, ई है। तो ए बी जो साइड होगा वो डी के इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा मतलब रेशियो में होगा। तो ए बी और डी ई का अगर हम रेशियो निकालें, उसी तरह से फिर हम ए सी और डी एफ का रेशियो निकालें, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला है ना, तो ए सी और डी एफ का रेशियो निकालें। उसी तरह से फिर हम बी सी और ई एफ का रेशियो निकालें, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, तो बी सी और ई एफ का रेशियो निकालें। कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? जो एंगल से जो एंगल, जो पॉइंट से जो पॉइंट हम ज्वाइन कर रहे हैं ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा पॉइंट है। जैसे ए, अगर हम ए से बी ज्वाइन कर रहे हैं, ए बी हम ले रहे हैं, तो ए के लिए कौन सा एंगल इक्वल था, ए से इक्वल कौन सा एंगल है, ए से डी इक्वल है, तो हम ए की जगह पे डी लेंगे और बी की जगह पे क्या लेंगे, ई लेंगे, तो ए बी बाई डी ई लेंगे। इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर मान लीजिए ए इक्वल्स टू एफ होता और बी इक्वल्स टू ई होता, तो हम ए बी बाई एफ ई लेते, ठीक है। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो एंगल्स हम ले रहे हैं ना इक्वल, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ही हमको साइड बनाना है, उसके हिसाब से ही हमको साइड बनाना है। तो दो ट्रायंगल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हम जब लेते हैं रेशियो में के फॉर्म में, तो वो इक्वल आता है। मतलब ए बी बाई डी इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ, ये इक्वल आएगा। ये दो कंडीशन हम लोग को बताता है कि कोई ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, या फिर अगर बता दिया है क्वेश्चन में कि सिमिलर है, तो ये दोनों कंडीशन हम पहले से ही ले सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स वैसे ट्रायंगल्स को बोलते हैं जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स फिक्स्ड रेशियो में हो। मतलब तीनों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा ना, उसका जब रेशियो बनाएंगे, 3 रेशियो बनेगा, तो तीनों रेशियो इक्वल होगा, फिक्स्ड रेशियो में होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। बात समझ में आ गया होगा? चलिए अब अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। तो टॉपिक 3 हम लोग आते हैं। टॉपिक 3 से मेन काम शुरू है। अभी तक जो था वो सब कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, सिमिलैरिटी क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं, उसका कंडीशन क्या क्या हो सकता है, यही सब था। लेकिन अब क्या है, अब हम लोग थ्योरम पे बात करेंगे। जैसे थ्योरम, मैथ्स में थ्योरम, कॉर्लरी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और आपको ये सब पता होना चाहिए। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम रिलेवेंट है वो सब प्रूव करने आना चाहिए। तो आपको बुक्स में हो सकता है अन्य तरह का बहुत सारा टाइप का प्रूविंग दे दे, ठीक है। हम लोग यहाँ लेक्चर्स में सिर्फ वही सारा थ्योरम प्रूव करेंगे जिसका एग्जाम में आने का चांसेस है। जिसका एग्जाम में आने का चांस नहीं है, जो नहीं आता है, उसको प्रूव ही नहीं करेंगे, उसको स्किप करेंगे। हम लोग सिर्फ उस थ्योरम को पढ़ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं स्टेटमेंट से।
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता क्या है, उसी को थेल्स थ्योरम बोलते हैं। अब देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है ना वो सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रोपोर्शन के लिए जो साइड्स का प्रोपोर्शन है ना उसके लिए बनाया गया है। अब उसी तरह से थेल्स थ्योरम, क्योंकि थेल्स वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरम को निकाला था, इसलिए इस थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए आप या तो बीपीटी लिखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम लिखिए बाय थेल्स थ्योरम, बात बराबर ही है, दोनों एक ही चीज है। अब थ्योरम क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं, उसका थ्योरम को एक्सप्लेन करते हैं फिर प्रूव करेंगे। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल हम लेते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल हम ले लिए और उसमें कहीं भी किसी एक साइड से एक पॉइंट लिए और वहां से एक ऐसा लाइन बनाए जो कि दूसरे साइड को कट करे और तीसरे साइड से पैरेलल हो। मतलब एक ऐसा लाइन बनाए जो कि मान लीजिए AC को कट कर रहा है और BC से पैरेलल है, ये पैरेलल हो गया इससे, और ये AC को कट कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे D पे कट कर रहा है और ये E पे कट कर रहा है। मतलब ये D पॉइंट है, D से हम एक ऐसा पॉइंट बनाए DE जो कि थर्ड साइड के पैरेलल हो, सेकेंड साइड को कट कर रहा हो, थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो D इज पैरेलल टू BC और E जो है एक पॉइंट है कहाँ पे, AC पे। तो कहता है कि अगर हम एक पैरेलल लाइन इस तरह से जनरेट करते हैं जो कि थर्ड साइड के पैरेलल हो और दोनों साइड, बाकी दोनों साइड को दो पॉइंट पे कट कर रहा हो, तो जो रेशियो बनता है ना, जो साइड को डिवाइड करने के बाद जो टुकड़ा बनता है, रेशियो ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टेड सेगमेंट्स, वो दोनों साइड्स का इक्वल होगा। मतलब कि ये एक इंटरसेक्टेड सेगमेंट है AD और इसका DB, तो AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, AE बाई EC, ये बोल रहा है करने के लिए। ये थ्योरम है, ठीक है, कि जब कोई भी एक पॉइंट से किसी एक साइड में वहां से एक ऐसा लाइन बने जो कि किसी एक साइड के पैरेलल हो और दूसरे साइड को वो कट करे किसी पॉइंट पे, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो दोनों साइड को बराबर रेशियो में बांटेगा। मतलब AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, ये बराबर रेशियो होगा, ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये। क्लियर है? ये थेल्स थ्योरम है, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है कि ये पैरेलल होना चाहिए थर्ड साइड के, तभी वो बराबर रेशियो में बढ़ सकता है। जो दोनों बाकी दोनों साइड होगा ना वो बराबर रेशियो में तभी बढ़ सकता है जब ये लाइन पैरेलल हो थर्ड साइड से। बात समझ में आया? ये स्टेटमेंट है। अब क्या है, इसको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करने के लिए हम लोग जो मेथड का यूज करते हैं हमेशा से वही यूज करेंगे। तो चलिए अगले पेज में वहां पे प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, गिवन लिखते हैं। क्या गिवन है? अगर पीछे का ट्रायंगल हम लोग कंस्ट्रक्शन में देख ले, जैसे हम यहाँ कंस्ट्रक्शन एक कर देते हैं ताकि आप लोग को यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे। कंस्ट्रक्शन, पहले तो वो फिगर को बना लेते हैं जो हम लोग पीछे बनाए थे। ये ABC है, इसको ऐसे एक पैरेलल लाइन बनाए जो कि D और E था, ठीक है। यही फिगर है। हमको क्या क्या गिवन है, पहले तो बोल दिया D इज पैरेलल टू BC, क्योंकि वो लाइन पैरेलल है, वो तो बता दिया है हमको। D इज पैरेलल टू BC, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है हमको, और ABC इज अ ट्रायंगल, बस इतना ही तो दिया हुआ, और तो कुछ दिया नहीं हुआ है। ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा एक ही में हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC, D is parallel to BC in triangle ABC, और D is a point on AB और E is a point on AC, ये दिया हुआ है। D is a point on AB and
E is a point on AC। ये कुछ चीज है जो गिवन है, जो जो आपको यहाँ पे पहले से दिख रहा है ना वो सब आप गिवन में डालते हैं, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। अब प्रूव क्या करने बोल रहा है, टू प्रूव करने बोल रहा है कि AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। ये जो रेशियो है ना दोनों, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है D, ये जिस साइड को डिवाइड कर रहा है और E जिस साइड को डिवाइड कर रहा है वो बराबर रेशियो में दोनों डिवाइड होगा। तो AD बाई DB इसका जो रेशियो बन रहा है और AE बाई EC इसका जो रेशियो बन रहा है, ये दोनों रेशियो इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, क्योंकि ये थेल्स थ्योरम में बोल रहा है, तो थ्योरम प्रूविंग कर रहे हैं तो यही प्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा चीज बनाना होगा, जैसे कि हम लोग को ये B से E को ज्वाइन करना पड़ेगा, D से C को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद D से एक ऑल्टीट्यूड बनाना पड़ेगा AC पे। ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री वाला, ठीक है, लाइन जो कि जब D से जाके टकराए नीचे AC पे तो यहाँ 90 डिग्री बनाए, तो इसको हम नाम देते हैं EF देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से E से भी एक 90 डिग्री ऑल्टीट्यूड बनाना पड़ेगा हमको AB पे, तो हम यहाँ से भी 90 डिग्री बना लेते हैं ऑल्टीट्यूड AB पे, FG इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम क्या क्या किए हैं लिख देना है। जॉइन BE एंड DC, पहले तो इन दोनों को ज्वाइन किए, उसके बाद D से एक ऑल्टीट्यूड बनाए, ठीक है, AC पे, तो DF इज परपेंडिकुलर, कंस्ट्रक्ट DF परपेंडिकुलर, DF बनाया हम परपेंडिकुलर टू AC, परपेंडिकुलर टू AC एंड EG, E से G परपेंडिकुलर टू AB, है ना। ये सब चीज अभी हम किए हैं, पहले तो इन दोनों को ज्वाइन कर लिए, फिर DF बनाए जो कि परपेंडिकुलर था AC से, और फिर EG बनाए जो कि परपेंडिकुलर था AB से। क्लियर है। जब ये पूरा कर लिए, कंस्ट्रक्शन लिख लिए, अब हम लोग शुरू करना है प्रूफ। अब साबित करना है कि वो जो रेशियो है ना ऊपर AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC वो इक्वल है। तो शुरू करेंगे हम लोग कैसे, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है, AED, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल को लेंगे DEB। तो हम पहले लेते हैं इन ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED क्या होगा, AED जो है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए AED में अगर हम AD को बेस लें तो हाइट क्या है, G बन रहा है ना हाइट, अगर हम AD को बेस लें तो G हाइट होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है इस पे, AD अगर बेस है तो G हाइट हो गया AED ट्रायंगल में, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो हाफ इंटू बेस क्या है AD, इंटू हाइट क्या है GE। क्लियर है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब उसी तरह से अगर हम लेते हैं इन ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल लेते हैं DEB, इन ट्रायंगल DEB एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, अगर हमको DEB का एरिया निकालना है तो वही काम करना है, बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तो बेस है, ठीक है, DB को हम बेस ले लिए, DEB का निकालना है तो हम DB को बेस ले लिए, तो इस पे परपेंडिकुलर जो होगा वही ना हाइट होगा। अब इस पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर तो कुछ है नहीं, लेकिन इसी का एक्सटेंशन पे ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग का जो परपेंडिकुलर होता है वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, इतना तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो DB बेस हो गया तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर तो यही है क्योंकि यही है वो, ये इसी लाइन का एक्सटेंशन है ना, ये BD को ही एक्सटेंड करेंगे तो आगे जाएगा तो A तक टच होगा,
तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इसी लाइन पे तो बना हुआ है, तो DB बेस हुआ, परपेंडिकुलर हुआ EG या फिर GE जो बोलिए, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या हुआ DB, BD, चलिए BD लेते हैं, और GE हो गया हाइट, क्योंकि हाइट तो वही है। अब देयरफॉर रेशियो निकालते हैं इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD इंटू GE बाई, इसके जहाँ पे लिख दिए AED का एरिया ये, अब DEB का एरिया क्या है ये है, इसको लिख देते हैं हाफ इंटू BD इंटू GE। ये हाफ पूरा कैंसिल हो गया और GE कैंसिल हो गया, क्या बचा AD बाई BD। ठीक है, AD बाई BD ये बचा। तो ये जो एरिया है दोनों ट्रायंगल का वो उसी रेशियो में है जो रेशियो ये दोनों साइड का है, AD बाई DB का जो रेशियो है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसी सेम काम को, यही सेम काम अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के करेंगे। अभी हम लोग क्या किए थे, ADE और DBE के लिए किए थे, अब हम लोग ADE और EDC के लिए करेंगे, तो वही करते हैं। इन ट्रायंगल, देखिए पहला तो वही है, पहला ट्रायंगल पहले भी यही था ADE AED, देखिए, और अभी भी वही है AED, है ना, तो पहला तो जो है वैसे ही लिखा जाएगा। इन ट्रायंगल AED एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल्स टू हाफ इंटू AD इंटू GE। ये मेरे को पहले से ही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो तुम ले लिए। अब इसके साथ में कौन सा ट्रायंगल लेना है, इसके साथ में पहले हम लोग ये वाला लिए थे, अब हम लोग ये वाला लेंगे DCE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE लेंगे तो बेस क्या लेंगे EC, और हाइट तो यही रहेगा क्योंकि हाइट डायरेक्टली इस पे तो परपेंडिकुलर है नहीं, तो इसका एक्सटेंशन देखेंगे, इसका एक्सटेंशन पे यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो DF वो परपेंडिकुलर है जो कि DCE के ट्रायंगल पे बैठ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, इन ट्रायंगल DCE एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है EC और हाइट क्या है DF। अच्छा एक चीज थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा यहाँ पे, हम बात है, पहले ये वाला बेस लिए थे ना AD, पहला ट्रायंगल में AD बेस लिए थे तो हाइट क्या लिए थे GE लिए थे, अब हम लोग AE बेस लेंगे तब हाइट आएगा मेरा DF, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, AD की जगह पे हम बेस लेंगे AE, तो मेरा हाइट क्या आएगा DF AE बेस लिए तो हाइट आया DF, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, जब ये ट्रायंगल को लिए थे ना तो पहला बार में हम इसको बेस लिए थे तो ये हाइट लिए थे, दूसरा बार में हम इसको बेस लेंगे तो ये हाइट आएगा, तो हम AE को बेस लिए हैं तो DF हाइट आ जाएगा, तो यहाँ पे हम AE को बेस लेते हैं और DF हाइट लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, हम लोग बेस किसको लेंगे DCE में, बेस लेंगे EC को और हाइट तो वही है DF, बेस लेंगे EC को और हाइट लेंगे DF, हाइट तो नहीं चेंज होगा, हाइट वही है। अब इसका रेशियो निकालते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल्स टू AED के जहाँ पे ये लिख देंगे क्योंकि इसका एरिया का वैल्यू ये हो सकता है, हाफ इंटू AE इंटू DF।
उस तरह से DCE का एरिया के जगह पे ये वाला लिख देंगे, हाफ इंटू EC इंटू DF। अब DF कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, बचा क्या, AE बाई EC। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला आया था ना मेरा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये आया था इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अभी एक और चीज करेंगे हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ AED, यहां भी AED है, लेकिन यहां नीचे में देखिए एरिया ऑफ DEB है, यहां DC है। अगर किसी तरह से हम इन दोनों को इक्वल कर दें कि दोनों का एरिया इक्वल है, तो ये जो पूरा रेशियो आएगा और ये जो पूरा रेशियो आएगा वो तो बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि AED और AED तो बराबर है। अगर हम ये साबित कर दें कि ये DEB और DCE भी बराबर है एरिया में, तो ये जो पूरा रेशियो निकल के आएगा ये भी तो बराबर हो जाएगा ना दोनों का। तो मेरा अगला लक्ष्य है कि हम DEB का एरिया और DCE का एरिया को इक्वल प्रूव करें। कैसे करेंगे, लिखते हैं। अब यहां देखिए, पहले तो क्लास 9th का थोड़ा एक थ्योरम लगेगा यहाँ पे। DBE है कहाँ, DBE यहाँ पे है ना, DBE। और DCE कहाँ पे है, DCE यहाँ पे है। ये देखिए, ये ट्रायंगल DBE, ये जो है ना DBE, इसका बेस DE है ना, ये इसका एक साइड जो है DE है, DBE DE पे है, और DCE भी DE पे है। देखिए ये वाला ट्रायंगल भी इस साइड पे आ रहा है और ये वाला ट्रायंगल भी इस साइड पे आ रहा है। तो मतलब DE एक ऐसा साइड है जो कि दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, तो उसको हम बेस मान सकते हैं। और ये दो पैरेलल लाइंस है, और ये दोनों जो ट्रायंगल लिए हैं ना DBE और DCE, ये इसी पैरेलल लाइंस के बीच में, क्योंकि देखिए कोई भी पैरेलल लाइन से बाहर नहीं गया है। ये DBE भी यही दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, और DCE भी ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। तो 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे कि जब कोई दो ट्रायंगल्स का बेस सेम हो और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हो, तो दोनों एरिया में इक्वल होता है। याद कीजिए, पढ़े थे कि जब दो ट्रायंगल्स का बेस सेम हो, ठीक है, और दो पैरेलल साइड्स के बीच में हो, वो दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल साइड्स के, तब दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी थ्योरम को लगा के इन दोनों को इक्वल करेंगे। हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल क्या है, DBE and triangle DCE stands on the same base क्या है ये लोग का, बेस है, थोड़ा देख लेते हैं, बेस है DE। ये देखिए DE, ये ट्रायंगल भी बेस DE पे है और ये ट्रायंगल भी बेस DE पे है। Stands on the same base DE and between same parallel lines, चलिए अगला पेज में आ जाता है, सेम पैरेलल लाइंस, कौन सा दो पैरेलल लाइंस के बीच में, DE एंड BC। DE और BC दो पैरेलल लाइंस है, उन दोनों के बीच में ये ट्रायंगल है। सिंस लिख देते हैं आगे में, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE and area of triangle DCE are equal. Therefore area of
ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम रिजल्ट्स 1, 2 and 3 we get area of triangle AED by area of triangle DEB equals to area of triangle AED by area of triangle क्या है DCE। ये दोनों रेशियो इक्वल आ गया ना। देखिए पहला वाला कंक्लूजन में ये रेशियो था, ये आप लोगों को दिखाते हैं हम कि फर्स्ट वाला जो रिजल्ट था उसमें ये इक्वेशन था, ये वाला एक रेशियो था, और सेकंड वाला जो मेरा रिजल्ट था उसमें ये रेशियो था। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया और ऊपर में तो AED दोनों में सेम ही है, तो मतलब ये जो टोटल रेशियो आ रहा है, ये जो टोटल रेशियो आ रहा है, ये दोनों भी तो इक्वल हो गया ना। तो फ्रॉम 1 और 2 और 3, ठीक है, थर्ड वाला को लेने के बाद ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल आ गया। अब ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल आ गया, इसका मतलब इसका जो साइड का रेशियो आया होगा वो भी तो बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि इसका एरिया का रेशियो इक्वल टू साइड का रेशियो था, ये एरिया का रेशियो इक्वल टू साइड का रेशियो था। तो जब एरिया का रेशियो ही बराबर हो गया तो साइड का रेशियो भी तो बराबर हो जाएगा ना। तो फिर हम लिखेंगे क्या, अब दोनों एरिया का रेशियो के जगह पे साइड का रेशियो लगा देते हैं। देयरफॉर AD by DB इक्वल्स टू AE by EC। और यही प्रूव करना था ना, देखिए टू प्रूव, यही प्रूव करना था, AD by DB इक्वल्स टू AE by EC, और ये प्रूव हो गया। तो हम लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो ये मेरा थेल्स थ्योरम प्रूव हो गया। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, थेल्स थ्योरम ये बोलता है कि जब एक साइड के किसी पॉइंट से हम किसी दूसरे साइड के पे एक पैरेलल लाइन बनाएं जो कि पैरेलल हो थर्ड साइड से, तो आपका जो रेशियो, जिस रेशियो में दोनों साइड डिवाइड होता है ना उस पैरेलल लाइन के कारण, वो रेशियो बराबर होता है। मतलब जब एक साइड के किसी एक पॉइंट से हम एक ऐसा पैरेलल लाइन बनाएं जो कि थर्ड साइड के पैरेलल हो और सेकंड साइड को कहीं कट कर रहा हो, तो जिस जगह पे दोनों पॉइंट्स कट कर रहा होगा, पैरेलल लाइन जो जगह पे ज्वाइन करेगा दोनों साइड को, उस जगह पे जो रेशियो बनेगा साइड का, डिवीजन रेशियो, इंटरसेक्शन रेशियो, वो बराबर होगा। AD by DB और AE by EC दोनों बराबर होगा। यही है थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम का हम लोग कर लिए प्रूविंग, डेरिवेशन कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग आएंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में। कन्वर्स किसी भी थ्योरम का हम लोग तब बोलते हैं ना जब जो ओरिजिनल थ्योरम होता है उसका उल्टा भी ट्रूथ होता है। जैसे थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, थेल्स थ्योरम बोलता है कि अगर हम पैरेलल लाइन बनाएंगे तो जो रेशियो बनेगा दोनों साइड का, डिवीजन का रेशियो, इंटरसेक्शन का रेशियो, वो बराबर होगा। ये थेल्स थ्योरम बोलता है। इसका उल्टा ये होगा कि अगर हम रेशियो बराबर रखे, जो डिवीजन रेशियो है ना वो बराबर रखे दो साइड का, तो जो लाइन कंस्ट्रक्ट होगा दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए वो थर्ड के पैरेलल होगा। पढ़ लेते एक बार स्टेटमेंट, फिर उसको हम थोड़ा अच्छा से फिगर के साथ बता देते हैं। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to third side। कहने का मतलब है कि देखिए ये थोड़ा कम जगह है इस पेज में, तो हम क्या है कंस्ट्रक्शन यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। बाद में इसी में हम लोग पूरा कर लेंगे, ऐसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप करिएगा। तो अगर हम ये फिगर का बात करें कि नॉर्मल फिगर पूछ रहा है बोल रहा है ना कि अगर मान लीजिए कि आपका एक ट्रायंगल है और उसमें आप
एक पॉइंट लिए एक साइड पे, ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिए दूसरे साइड पे, और ये जो दोनों पॉइंट है ये दोनों अपने अपने साइड्स को बराबर रेशियो में बांट रहा है। मतलब ये बता दिया है कि ए बी बाई, अगर मान लीजिए इसको डी बोलते हैं इसको ई बोलते हैं, ए बी बोल रहे हैं, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ये बता दिया है आपको कि वो ऐसा हम दो पॉइंट लिए हैं ना जो उसको बराबर रेशियो में ही बांट रहा है। तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो हम लाइन बनाएंगे ना वो इससे पैरेलल होगा, वो थर्ड साइड से पैरेलल होगा। ये कन्वर्स है। उसमें क्या था ओरिजिनल थ्योरम में, थेल्स थ्योरम में, कि आपको पैरेलल बताया हुआ था, साइड का रेशियो आपको इक्वल करना था, ठीक है। ये बोलता है कि साइड का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि साइड का रेशियो इक्वल है। आप ये प्रूव कीजिए कि पैरेलल है वो दोनों साइड, ठीक है। जो आपका लाइन जो नया तैयार हुआ है दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, और थर्ड साइड ये दोनों पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। ये थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। एक बार प्रूव कर लेंगे फिर आप बस लिख दीजिएगा क्वेश्चन में कि बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम, तो ये पूरा प्रूविंग उसमें अप्लाई हो जाता है, ठीक है। आपको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे किया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आगे कैसे होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसमें थोड़ा सा एक ऐसा चीज बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रूव नहीं हो सकता, इसमें नॉट वाला प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। प्रूविंग का दो प्रोसेस होता है, एक होता है डायरेक्ट प्रूविंग और एक होता है कि उसका जो ऑल्टरनेट है उसको गलत प्रूव कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सही प्रूव हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोल देंगे कि हमको प्रूव कीजिए कि सिक्का उछालने पे टेल्स आएगा, तो अगर मान लीजिए हम ये साबित कर दें, एक तो तरीका हो गया कि साबित कर दीजिए कि टेल्स ही आएगा, ठीक है, और एक तरीका हो गया कि ये साबित कर दीजिए कि हेड्स नहीं आएगा। तो अगर हेड्स नहीं आएगा तो टेल्स ही आएगा ना। तो ये भी एक तरीका होता है कि नॉट वाला मेथड, कि उसका ऑल्टरनेट को ही ना प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए एक बात करते हैं, हम लोग ए ई और ये सब तो जो भी है ले लिए, ठीक है, ये सब गिवन में है तो गिवन हम लोग लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन में पहले हम बना देते हैं कि और क्या क्या बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट, ऐसा लाइन डी एफ बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इससे पैरेलल हो, क्योंकि हमको इससे पैरेलल प्रूव करना है। डी एफ इज पैरेलल टू बी सी हम ले लिए, हमको क्या प्रूव करना है, डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। हम मेथड ऑफ प्रूविंग पहले बताते हैं। हम क्या किए हैं, हम लिए हैं डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, हमको क्या प्रूव करना है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये प्रूव करना है। अगर हम किसी तरह से ये साबित कर दें कि एफ और ई दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट है, तो डी एफ इज पैरेलल टू बी सी तो हम लिए ही हुए हैं ना, तो ऑटोमेटिकली डी इज पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। अगर एफ और ई एक ही पॉइंट हम साबित कर दें कि वो एक ही पॉइंट है, तो डी एफ इज पैरेलल टू बी सी तो हम लिए ही हुए हैं, तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी भी हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आया। डी एफ इज पैरेलल टू बी सी हमको ऐसा मान के प्रूविंग शुरू करना है। अगर एंड में हम ये प्रूव करते हैं कि एफ और ई एक ही पॉइंट है, तो डी एफ और डी ई तो इक्वल हो गया ना, ये तो एक ही चीज हो गया। तब एफ और ई एक ही जगह पे रहेगा तो डी एफ और डी ई भी तो एक ही रहेगा। तो डी एफ इज पैरेलल टू बी सी है तो मतलब डी इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। ये ऐसे प्रूव करना होगा। तो हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, कंस्ट्रक्ट डी एफ पैरेलल टू बी सी, ये कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कर लिए, और ये तो गिवन है, ठीक है, तो इसको हम गिवन में लिख देते हैं, गिवन। अब देखिए यहाँ पे कम जगह था इसलिए हम अलग से कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए नीचे जगह नहीं यूज की, क्योंकि मेरे पास पेज कम है। आप लोग जब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे गिवन के बाद टू प्रूव लिखेंगे, फिर टू प्रूव के बाद कंस्ट्रक्शन आता है। गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एबीसी जिसमें AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, ये दिया हुआ है। क्लियर है, ये चीज दिया हुआ है और ये कंस्ट्रक्शन से हम लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये गिवन है
और कुछ दिया हुआ है क्या? और तो कुछ दिया नहीं हुआ है। अब प्रूव क्या करना है देखते हैं। टू प्रूव, प्रूव करना है कि D इज पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना है लास्ट में, है ना। यही तो है कन्वर्स ऑफ थियरम थ्योरम कि अगर रेशियो इक्वल होगा तो ये दोनों लाइन जो बनेगा वो भी पैरेलल होगा। तो D इज पैरेलल टू BC हमको प्रूव करना है। अब प्रूफ शुरू करते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिए थे? DF इज पैरेलल टू BC लिए थे, तो हम लिखेंगे सिंस DF इज पैरेलल टू BC, सिंस DF इज पैरेलल टू BC, कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देयरफॉर AD by DB इक्वल्स टू AF by FC by थेल्स थ्योरम। ये कैसे आया? एक बार फिर से हम बताए थे यहाँ पे दिखा के कि अगर DF और BC पैरेलल है तो हम लोग थेल्स थ्योरम में क्या देखे हैं कि अगर ये लाइन पैरेलल हो जाता है इस लाइन के, मतलब जो जॉइनिंग दो पॉइंट का जॉइनिंग लाइन होता है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है, तो जो दोनों साइड को वो इंटरसेक्ट करता है ना उसको बराबर रेशियो में बांटता है। तो अगर DF इज पैरेलल टू BC है तो मतलब AD बाई DB इक्वल्स टू AF बाई FC होना चाहिए ना। AD बाई DB इक्वल्स टू AF बाई FC होना चाहिए क्योंकि DF इज पैरेलल टू BC हम लिए हुए हैं। तो थेल्स थ्योरम से AD बाई DB इक्वल्स टू AF बाई FC होगा, तो वही चीज हम यहाँ लिखे हैं। अब इसी को अगर हम देखेंगे ऐसे, इसको इक्वेशन 1 कर दो। मेरे को क्या दिया हुआ है गिवन में? AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, ये गिवन है, गिवन। इसको इक्वेशन 2 कर दो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम मर्ज करते हैं, देखो AD बाई DB यहां भी है, यहां पे भी होगा, सॉरी D नहीं DB होगा। AD बाई DB यहां भी है, AD बाई DB यहां भी है। अगर AD बाई DB इक्वल्स टू AF बाई FC आया है मेरा, और गिवन क्या है? AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, तो इसका मतलब AF बाई FC और AE बाई EC इक्वल होगा ना, बराबर ही तो होगा, तभी ना इन दोनों के इक्वल आया है। ये और ये तो एक ही चीज है, तो इसका जो इक्वल आया होगा वो भी तो एक ही चीज होगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या निकल के आया? AF बाई FC इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग को एक मेथड यूज करना होता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड में LHS में जो डिनोमिनेटर है उसका कंप्लीट फ्रैक्शन ऐड करेंगे, और यहाँ पे भी जो RHS में डिनोमिनेटर है उसका भी कंप्लीट फ्रैक्शन ऐड करेंगे। कंप्लीट फ्रैक्शन मतलब जैसे AF बाई FC है ना LHS में, तो इसमें ऐड करेंगे FC बाई FC, है ना। ये जो डिनोमिनेटर होगा उसी का कंप्लीट फ्रैक्शन, कंप्लीट फ्रैक्शन मतलब 1, तो FC बाई FC को काटेंगे तो 1 आएगा ना, तो ये 1 को ऐड करना है। तो FC अगर डिनोमिनेटर है तो FC बाई FC को ऐड कर देते हैं, और उसी तरह से अगर हम RHS में बात करें तो AE बाई EC प्लस क्या करेंगे? EC बाई EC, EC बाई EC, क्लियर है? EC बाई EC। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा देखते हैं। AF प्लस FC बाई FC, AE प्लस EC बाई FC, सॉरी EC है ना, यहाँ डिनोमिनेटर EC है। तो अब नेक्स्ट में क्या करेंगे कि AF प्लस FC, अब यहां से देखते हैं फिगर से, AF प्लस FC क्या बना? AC बना ना,
AF में FC को जोड़ देंगे तो पूरा AC बन जाएगा, तो हम लिखेंगे AF प्लस FC की जगह पे AC और नीचे क्या है FC। उसी तरह से AE प्लस EC देखते हैं कहाँ है। AE प्लस EC, इसको भी जोड़ेंगे AE और EC को तो AC बन जाएगा ना पूरा, तो यहाँ पे AC हो गया, AE प्लस EC भी हो गया AC और नीचे में क्या हो गया EC। AC कट गया, क्या बच गया फाइनली बचा EC इक्वल्स टू FC। अब EC और FC इक्वल है, इसका मतलब E और F बराबर पॉइंट है ना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर E, ऐसे लिखते हैं, पॉइंट E एंड पॉइंट F ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर है पॉइंट E और पॉइंट F, मतलब एक ही जगह पे। अब ये एक ही जगह पे प्रूव हो गया ना। अब एक ही जगह पे प्रूव होने का मतलब क्या होता है कि F और E एक ही है, तो इसका मतलब DF और DE भी एक ही होगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर सिंस DF इज पैरेलल टू BC, लिए हुए है ना, देयरफॉर DF और DE तो एक ही हो गया, तो DE इज पैरेलल टू BC। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, DE इज पैरेलल टू BC। पॉइंट E और पॉइंट F एक ही हो गया, तो जब एक ही हो जाएगा तो जो लाइन वो बना रहा है DF और DE वो भी तो इक्वल होगा ना, वो भी एक ही होगा, तो DF इज पैरेलल टू BC आया, तो इसका मतलब DE इज ऑल्सो पैरेलल टू BC हो गया, तो वो प्रूव हो गया इस तरह से। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गया होगा। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग बात कर लिए। अब देखिए थेल्स थ्योरम हम लोग बात किए थे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग बात किए, लेकिन थेल्स थ्योरम को हम पूरा आप लोगों को नहीं बताया अभी, ठीक है। उसमें एक और चीज आता है, एक और पॉइंट के बारे में हम लोग को बात करना पड़ता है, इसीलिए हम वहां पे थोड़ा जगह छोड़ दिए थे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वापस पीछे चलते हैं थेल्स थ्योरम में, ठीक है। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर दो मतलब वो जो लाइन है वो पैरेलल होता है आपस में, तो इस तरह का एक रेशियो निकल के आता है, ये थेल्स थ्योरम बोलता है। इसी से ना एक और चीज हम लोग निकाल सकते हैं, इसी से एक और चीज निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, देखिए इसी से हम लोग क्या करेंगे ना, सिमिलैरिटी का जो एक रेशियो हम लोग निकाले थे ना, कि जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स होता है उसका जो साइड्स का रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग उसको भी देख सकते हैं। कैसे, हम लोग यहाँ पे ना छोटा सा एक सिनेरियो लेते हैं, ये प्रूविंग हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। इसके आगे ले रहे हैं हम लोग, ये कॉरलरी है, मतलब इसी से एक्स्ट्रा निकल के आता है, थेल्स थ्योरम से ही निकल के आ रहा है। थ्योरम से जब कुछ भी एक्स्ट्रा चीज निकल के आता है ना तो उसे कॉरलरी बोलते हैं। इसका प्रूविंग होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो आपको एकदम मेमोराइज करना है, इसको बस समझना है, ठीक है। ये एक साइड है जो कि पैरेलल है थर्ड साइड के, ये ABC हो गया और ये DE हो गया, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहा है, हमको बोलता है थेल्स थ्योरम की AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC होता है। ये थेल्स थ्योरम बता दिया है। इसी में से एक और चीज निकाल सकते हैं कि अगर मेरे पास जो भी डिनोमिनेटर है उसी का हम होल फ्रैक्शन ऐड कर दें दोनों तरफ, ठीक है, तो AD इसका डिनोमिनेटर क्या है DB, तो इसका होल फ्रैक्शन क्या होगा DB बाई DB, कंप्लीट जो होगा फ्रैक्शन वो DB बाई DB होगा। तो इसको LHS में ऐड कर दिए, RHS में अब देखते हैं, तो RHS में AE है और इसका डिनोमिनेटर क्या है EC, और इसका होल फ्रैक्शन क्या होगा EC बाई EC ऐड कर दिए, तो ये क्या बना DB हो गया डिनोमिनेटर में, और ऊपर में हो गया AD प्लस DB। उसी तरह से यहाँ पे EC हो गया डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या हो गया AE प्लस EC। क्लियर है, तो मतलब कि AD प्लस DB, देखिए AD प्लस DB क्या हो गया AB हो गया ना, AB बाई DB,
इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी क्या होता है, ए ई प्लस ई सी मतलब ए सी बाई ई सी इक्वल हो गया। मतलब अगर हम कंप्लीट साइड ले और उसका एक टुकड़ा ले ले, चाहे ए डी या डी बी, उसी तरह से दूसरा साइड में भी कंप्लीट साइड ले और उसका कोई भी एक टुकड़ा ले ले, ए ई या फिर ई सी, कोई भी एक टुकड़ा, और उसका हम रेशियो बना के बैठाए ना तो दोनों इक्वल आएगा। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं, इसमें से क्या क्या निकल के आ सकता है। देखिए ये टुकड़ा बाई कंप्लीट ए डी बाई ए बी हो सकता है, ए डी बाई ए बी हो सकता है, लेकिन ये किसके इक्वल होगा, ए डी ए ई से कोरिस्पॉन्डिंग है तो ए डी के साथ ए ई लगेगा, और ए बी जो है वो ए सी के जैसा है तो ए सी के ए बी के साथ ए सी लगेगा, ये एक निकल के आ सकता है। उसी तरह से अगर हम डी बी बाई ए बी, ऐसे तो ये ले ही लिए हैं, ए बी बाई डी बी, ए बी बाई डी बी इक्वल्स टू ए सी बाई ई सी, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें से एक थर्ड भी निकाल सकते हैं, इसका जो रेशियो आया होगा ना ए डी बाई डी बी, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है ए डी ई और ये भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए डी बाई ए बी जो आया होगा मतलब ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का एक साइड और ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एक साइड, और ये ट्रायंगल का एक साइड और ये बड़ा ट्रायंगल का एक साइड, उसी तरह से ये तीसरा जो साइड होगा ना छोटा ट्रायंगल का और ये तीसरा साइड बड़ा ट्रायंगल का, वो भी रेशियो में इक्वल होगा। तो मतलब ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी इक्वल्स टू डी ई बाई बी सी, ये भी बोल सकते हैं। डी इस छोटा ट्रायंगल में आ रहा है और बी सी इस बड़ा ट्रायंगल में आ रहा है, और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो जिस कारण से ये रेशियो निकल के आ सकता है कि इसका साइड बाई बड़ा वाला का साइड, छोटा वाला का साइड बाई बड़ा वाला का साइड, फिर ये छोटा वाला का साइड ये बड़ा वाला का साइड, सबका रेशियो इक्वल है। अब ये सिमिलर है कैसे पता चल रहा है, ये सिमिलर कैसे पता चल रहा है, देखिए ये पैरेलल लाइन है ना, तो मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, क्यों, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसी तरह से ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, क्यों, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये तो कॉमन है ना दोनों में, तो ये तो छोटा वाला में भी वही रहेगा और बड़ा वाला में भी वही रहेगा, तो ये कॉमन हो गया। तो तीनों साइड, तीनों जो एंगल है वो तो इक्वल हो गया ना, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये वाला अपने इक्वल, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तीनों एंगल इक्वल है, और इसीलिए इसका रेशियो जो बनेगा ना साइड का, ए डी बाई ए बी, ए ई बाई ई सी और डी ई बाई बी सी, वो भी इक्वल होगा। थेल्स थ्योरम से ही ये निकल के आता है। देखिए हम एक निकाल के दिखाए ना, ऐसे आप सारा निकाल सकते थे, ठीक है। ये प्रूविंग कोई जरूरी नहीं है, इसका प्रूविंग आपको आएगा नहीं एग्जाम में, बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ ये एक्सट्रैक्शन है थ्योरम से क्या एक्स्ट्रा निकल के आ सकता है। तो अगर कंप्लीट साइड लेके बनाना चाहे ना तो वो भी बना सकते हैं। क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग को रेशियो लेना होगा, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। और लिखेंगे सब में यही बाय थेल्स थ्योरम। तो हम लोग इतना सारा प्रूविंग कर लिए, सब कुछ समझ लिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है पक्का हो जाए, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग रिलेटेड क्वेश्चंस पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कितना क्वेश्चन लिए हैं हम थोड़ा देख के आप लोग बता देते हैं। क्वेश्चन हम लिए हैं 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि इस फिगर में, ये जो गिवन फिगर है, DE इज पैरेलल टू BC है। अगर AD 2.5 है, AD 2.5 है मतलब ये क्या हो गया, ये 2.5 हो गया। DB 3 सेंटीमीटर है, DB मतलब ये वाला, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। AE क्या है, ये वाला है, ये 3.75 है। तो बताइए AC कितना होगा। अब AC निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो AC निकालने का 2 तरीका है, या तो आप डायरेक्ट फुल वाला रेशियो ही लेके चलिए, कंप्लीट वाला रेशियो, या तो आप टुकड़ा टुकड़ा का रेशियो निकाल के EC निकाल लीजिए, फिर AE और EC को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये वाला हम लेके चलते हैं, इसमें लिखना आसान होगा। हम लिखते हैं बाय थेल्स थ्योरम, क्योंकि ये पैरेलल है ना, थेल्स थ्योरम लग जाएगा। बाय थेल्स थ्योरम बाय थेल्स थ्योरम क्या निकल के आया है, AD बाई DB
इक्वल्स टू AE बाई EC, ये निकल के आया ना। अब AD की जगह पे क्या है 2.5, DB की जगह पे क्या है 3, AE की जगह पे क्या है 3.75, और EC तो हमको निकालना पड़ेगा, हमको नहीं पता है, तो EC को निकालते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं EC को ऊपर, तो EC ऊपर चला गया, इक्वेशन सॉल्व करिए तो 3.75 इंटू 3 बाई 2.5 ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये हो गया 25 और ये 37.5, तो ये 1.5 बार में हुआ, ठीक है। 1.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 1 3, और ये हो गया 4.5, तो EC का वैल्यू क्या आया 4.5, ठीक है। अब EC का वैल्यू अगर 4.5 आया मेरा, तो हमको क्या बोल रहा है AC का वैल्यू निकालें। AC मतलब क्या होता है AE प्लस EC, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर AC इक्वल्स टू AE प्लस EC इक्वल्स टू क्या है, AE कितना है 3.75 और EC कितना है 4.5, 4.5 3.75, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 8.25, ठीक है। और ये सेंटीमीटर्स में, यूनिट लिखना कभी नहीं भूलना है। क्लियर है कैसे बनाए, समझ में आया, आसान था, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन फिगर में DE इज पैरेलल टू BC है, जिसमें AD बाई DB दे दिया है 3:5, तो इसको 3 लिया है, इसको 5 लिया है, 3:5, और उसके बाद बोल रहा है AC जो है वो 4.8 है, ये पूरा AC जो है 4.8 है, लेंथ ऑफ AE निकालिए, ठीक है। तो AE का लेंथ निकालेंगे, अगर हम बात करें थेल्स थ्योरम का, थेल्स थ्योरम क्या बोलता है AE बाई EC इक्वल्स टू AD बाई DB, है ना। लेकिन AE बाई EC कितना है वो तो हमको दिया नहीं हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है AE दिया हुआ है, AE निकालना है, और AC टोटल दिया हुआ है। तो अगर हम AE निकालना है तो हम इस पार्ट को क्या बोल सकते हैं, इसी अगर हम रेशियो बोले, देखिए ऐसे बाई थेल्स थ्योरम, आपको लिख के दिखाएंगे समझ में आएगा। बाई थेल्स थ्योरम कंप्लीट हम एक ही बार में यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमको ढंग से यूज करना है, क्योंकि कंप्लीट यूज करेंगे ना तो फिर हमको सिमिलैरिटी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग सिमिलैरिटी प्रूव करने के बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ थेल्स थ्योरम से ही बनाना है। बाई थेल्स थ्योरम क्या निकल के आया है, AD बाई DB AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, यही ना आया, ठीक है। अब AE हमको निकालना है तो वो तो ठीक है, वैसे ही EC का क्या करें AD बाई DB तो हम लिख देंगे, AD बाई DB तो दिया हुआ है 3/5, तो यहाँ 3/5 लिख दिया। AE तो हमको निकालना है, उसको तो वैसे ही छोड़ देते हैं। EC का क्या करें, अगर हम EC निकालना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि AC में से अगर हम AE को माइनस कर देंगे तो EC निकल जाएगा, ये पूरा AC है, ठीक है। इसमें से AC में से अगर हम AE को माइनस कर दें, इसको हटा दें, इसको, ये पूरा AC में से अगर हम इसको हटा दें तो EC निकल जाएगा ना, तो यही है AC माइनस AE करेंगे तो EC निकल जाएगा, तो लिख देते हैं AC माइनस AE, तो 3/5 इक्वल्स टू AE के जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि AE हमको निकालना है, AC की जगह पे हम लिख सकते हैं 4.8 क्योंकि हमको वो पता है, और AE हमको निकालना है। अब क्या लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया ना, ये तो सॉल्व कर देते हैं इसको, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो 3 इंटू 4.8, तो 4 3 12 हुआ और 8 24 हुआ, तो 14.4 हुआ, 4 3 12 हुआ 120 और 8 24 हो गया, ठीक है 14.4, और माइनस 3 इंटू AE तो मतलब 3AE, उस तरह से इसको हम उठा के इधर लेके तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 5 जाके AE से, तो 5 इंटू AE मतलब 5AE। अब ये माइनस 3AE उठ के इधर आया तो प्लस 3AE बन गया, तो 5 + 3 कितना हो गया 8, तो 14.4
इक्वल्स टू 8AE। अब AE अगर हमको निकालना हो तो हम ये 8 को हटा के यहाँ भेजेंगे ना, यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो 14.4 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा देख लेते हैं। AE इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 1 से 8 हुआ, 6 4 8 8 64 हो गया, 1.8। तो 1.8 जो है सेंटीमीटर ए का वैल्यू है। क्लियर है? इस तरह से हम लोग ए निकाल लिए। अब ये जो स्टेप लिए होंगे ना, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो हम बता देते हैं यहाँ पे हम क्यों ऐसा किए। क्योंकि ना हमको पता है कि AC मेरे को पता है, तो AC का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और AE मेरे को निकालना है, तो AE तो रह ही सकता है, क्योंकि वो तो अगर रहेगा ही नहीं, AE नहीं रहेगा तो निकालेंगे क्या। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वो खाली जो चीज़ हमको निकालना है वो रहना तो चाहिए ना। तो AE हम रख सकते हैं और AC हम रख सकते हैं। और EC अगर हमको निकालना हो इन दोनों के टर्म्स में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि AC माइनस AE करेंगे तो EC निकल जाएगा। वैसे ही करके आपको रखना पड़ता है। आपको क्या है कि जो जो काम का चीज़ है उसको रखना है, और जो बेकार है, जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते या बेकार है, उसको हटा देना है। ठीक है, हटाना कैसे? दूसरे वेरिएबल्स के टर्म्स में लाके। जैसे EC को हम यहाँ क्या कर दिए, AC माइनस AE। AC मेरे को पता था और AE मेरे काम का था, इसलिए हम उसको रखे हुए थे। तो जिस कारण से हम इसको ऐसा किए हैं यहाँ पे। सेकंड वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एडजॉइनिंग फिगर है जिसमें D इज पैरेलल टू BC है, और इसमें क्या है, अगर AD का वैल्यू 1.7 दिया हुआ है, तो AD क्या दिया हुआ है 1.7, और AB क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 6.8, मतलब यहां से यहां तक पूरा, ये पूरा 6.8 है। ठीक है, और AC मतलब ये पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा 9 है बस। ठीक है, 9 पॉइंट कुछ नहीं है, 9 है, 9 सेंटीमीटर। हमको क्या AE निकालना है, AE। तो सबसे पहले क्या है, थेल्स थ्योरम के लिए तो हमको ये दोनों चाहिए ना, ये चाहिए, AD और DB चाहिए, और फिर AE और EC चाहिए, तभी हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमको AE निकालना है, तो AE मेरे काम का है, वो तो रहेगा ही। ठीक है, अगर हम लिखे बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, तो हम लिख सकते हैं AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, है ना। AE मेरे को निकालना है, तो वो तो हम रख सकते हैं। AD क्या है, देखिए AD की जगह पे तो 1.7 लग जाएगा, 1.7। DB क्या है, DB तो हमको पता नहीं है ना, लेकिन हमको ये पता है कि AB 6.8 है और AD 1.7 है। तो अगर हम 6.8 में से 1.7 को माइनस कर दें तो बचेगा ना DB। AB में से अगर हम AD को माइनस कर दें तो बचेगा क्या, DB। तो 6.8 में से अगर हम 1.7 को माइनस कर दें तो बचेगा DB। तो 6.8 में से 1.7 को माइनस कर देते हैं, 1.7, ये DB निकला। अब AE तो मेरे को निकालना है, तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, EC मेरे को नहीं पता है, और हमको कोई काम का भी नहीं है मेरा EC, तो उसको ऐसा भी नहीं कि उसको हम रख लेंगे वेरिएबल के फॉर्म में। हमको AE निकालना है, और मेरे को क्या पता है, AC पता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं AC माइनस AE इक्वल्स टू EC। AC में से अगर हम AE को माइनस कर दें तो बचेगा क्या, EC। तो EC की जगह पे हम लिख देंगे AC माइनस AE। तो ये 1.7 हुआ ऊपर, और यहाँ पे 6.8 माइनस 1.7 कितना हो गया, 5.1 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे AE तो हम मेरे काम का है, उसको रख लेते हैं। AC की जगह पे हम लिख सकते हैं 9, तो 9 माइनस AE मेरे काम का है, तो उसको हम रखे रहते हैं। अब इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। लीनियर इक्वेशन आ चुका है, 1 वेरिएबल, और 1 वेरिएबल क्या है, AE। ये कटेगा तो 1/3 हो जाएगा, ऊपर में 1 और नीचे में 3। तो उसके बाद फिर अब सॉल्व करते हैं, तो ये पूरा उठ के इधर गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ तो जैसे है वैसे ही रह गया।
ये 3 जो है उठ के इधर गया तो यहाँ ए से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 इंटू ए हो गया। अब ये माइनस ए घूम के इधर गया तो प्लस ए बन गया तो 9 इक्वल्स टू क्या बन गया 4 ए हो गया। अब ए अगर हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे 9 और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9/4। अब क्योंकि ये सब डेसिमल में था तो ये फ्रैक्शन में हम नहीं छोड़ सकते, हमको क्या है डेसिमल में लेके आना पड़ेगा। ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 2 8 और 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है 2.25 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा थेल्स थ्योरम से हम कैसे बनाएं। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर डी और ई पॉइंट्स है दो साइड्स पे ए बी और ए सी रेस्पेक्टिवली, जिसमें से ए बी का वैल्यू है 5.6, मतलब ये पूरा है 5.6। ठीक है हमेशा फिगर आप अपना बना के मार्किंग कर लिया कीजिए, जिससे क्या होगा आपको क्लियरली पता चलेगा कि कैसे क्या निकालना है। ठीक है कई बार क्या क्वेश्चन में रहता है और फिगर अलग से बना हुआ रहता है ना तो आप इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, इसलिए हम सारा मार्किंग कर ले रहे हैं। 5.6 सेंटीमीटर हुआ ए बी और ए डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। ये 1.4 सेंटीमीटर है। ये कितना है ए सी मतलब ये पूरा ये कितना है 7.2 तो ये पूरा 7.2 हो गया 7.2 सेंटीमीटर। और ए कितना है 1.8 ये हो गया 1.8 सेंटीमीटर। प्रूव करना है कि डी इज पैरेलल टू बी सी, मतलब हमको थेल्स थ्योरम का कन्वर्स प्रूव करना है। कन्वर्स मतलब ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये अगर हम प्रूव कर देते हैं ना तो ये अपने आप पैरेलल हो जाएगा। क्योंकि कन्वर्स थ्योरम में तो यही ना बोलता है कि अगर दो साइड का इंटरसेक्शन रेशियो बराबर है तो मतलब जो लाइन तैयार हो रहा है ना वो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। ठीक है तो यही तो प्रूव करना है पैरेलल। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम इसका रेशियो निकालते हैं। अगर में हम निकाले डी ई आंसर निकालते हैं। क्या ये ए है ना, ये ए और डी, ए डी बाई डी बी 1.4 हुआ ए डी और डी बी कितना है, डी बी होगा ए बी माइनस ए डी तो ए बी माइनस ए डी तो ए बी कितना है 5.6 माइनस 1.4। सॉल्व करते हैं 1.4 बाई 5.6 माइनस 1.4 मतलब 4.2। ये कटा तो क्या आया 1/3 आया। इसका रेशियो आया 1/3 ए डी बाई डी बी का। अब इसको निकालते हैं इस तरफ वाला ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी निकालते हैं। ए ई बाई ई सी के लिए ए ई कितना है 1.8 है ना, और ई सी कितना है, ई सी है 1 मतलब ये पूरा ए सी माइनस ए सी माइनस ए करेंगे तो ई सी निकल जाएगा। तो ए सी क्या है 7.2 माइनस 1.8 तो 7.2 माइनस 1.8 तो ये 1.8 ऊपर तो वैसे ही हो गया और नीचे में माइनस करेंगे तो 1.2 माइनस हुआ 6 हुआ और ये 5.4 हो गया 5.4 कैंसिल आउट किए तो 1/3 हुआ यहाँ भी। अब क्योंकि इसमें भी 1/3 आया ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी में भी 1/3 आया तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी इक्वल्स टू 1/3। दोनों इक्वल हो गया ना तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर डी ई इज पैरेलल टू बी सी। कैसे बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्योंकि कन्वर्स यही ना बोलता है कि अगर रेशियो बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होगा। बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। तो फोर्थ क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अपने आज के आखिरी क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है तो अब इसमें देखिए क्या है कि इस फिगर में एबीसी है ट्रायंगल
जिसमें डी इज पैरेलल टू बी सी बता दिया है, सो दैट ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 4x माइनस 3, मतलब ये है 4x माइनस 3, ठीक है। ए ई का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये वाला ए ई का वैल्यू दिया हुआ है 8x माइनस 7, 8x माइनस 7। बी डी का वैल्यू दिया हुआ है 3x माइनस 1, तो ये हो गया 3x माइनस 1। और सी ई का वैल्यू दिया हुआ है 5x माइनस 3। तो x का वैल्यू निकालना है, तो ये तो डायरेक्ट थेल्स थ्योरम लग रहा है ना, ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये, क्योंकि ये पैरेलल है दोनों लाइन, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर नहीं, आंसर लिखते हैं, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम AD by DB equals to AE by EC। AD क्या है 4x माइनस 3, DB क्या है 3x माइनस 1, AE क्या है 8x माइनस 7 और EC क्या है 5x माइनस 3। अब क्या है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, सॉल्व करना है जैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये दोनों, ये ऊपर चला गया उठ के, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 हुआ यहाँ पे, और उस तरह से ये वाला उठ के ऊपर चला गया तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 8x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 1 हो गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 5 20 हो गया, 20x का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस 27 हुआ x, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 ज़ा 9, इधर करते हैं 8 3 24 हो गया, 24x स्क्वायर। अब माइनस में 8x और माइनस में 7 3 21x, तो 8x और 21x मतलब माइनस में 29x हुआ, सॉरी। और यहाँ पे फिर आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 1 7 हो गया। अब इसको थोड़ा एक तरफ लेके आते हैं, तो 20x को उधर भेजेंगे, ये सबको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो 24x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर बच जाएगा। एक मिनट थोड़ा नीचे कर देते कैमरा, ये 24x स्क्वायर है, ये 20x स्क्वायर को इधर भेजेंगे, तो 20x स्क्वायर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 24x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर हुआ। इसको जब इधर भेजेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस 29x प्लस 27x, तो माइनस 2x हुआ। ये यहाँ पे प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो प्लस 7 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ये पूरा में 2 कॉमन निकल जाएगा और 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन निकलने के बाद क्या बच गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने आप लोग को आता है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए इसको, तो 2x स्क्वायर इंटू माइनस 1, तो माइनस 2x स्क्वायर हुआ, और इसको लाना है क्या 1, तो 2 1 2 लेते हैं, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1, इतना तो आप लोग को आता ही होगा मिडिल टर्म स्प्लिट, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो आप जाके क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स का लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ आप लोग 9 क्लास में पढ़े हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, फिर यहाँ पे 2x कॉमन निकल गया, x माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन निकल गया, x माइनस 1 हो गया, 0 हो गया। x माइनस 1 कॉमन निकल गया, और यहाँ पे 2x प्लस 1 कॉमन निकल गया, तो 0। तो x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, या तो x का वैल्यू आ सकता है 1, या फिर x का वैल्यू आ सकता है माइनस 1/2, ठीक है। तो ये सारा जो है x का 2 वैल्यूज पॉसिबल है, 1 और माइनस 1/2, ठीक है। और x का हम लोग का वैल्यू निकालना था, तो आंसर हो गया। आज के लेक्चर में हम लोग जितना भी क्वेश्चंस किए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट किए हैं, थ्योरम प्रूविंग किए हैं, वो सब आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, और जो हम पढ़ा रहे हैं ना वहाँ पे, यहाँ पे जो भी हम पढ़ा रहे हैं, लेक्चर जब डाउनलोड होगा और आप लोग उससे नोट्स बनाइएगा, तो ज़रूर आप प्रूविंग खुद से कीजिएगा और क्वेश्चंस को भी खुद से सॉल्व कीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन आप लिख सकते हैं और प्रूविंग के लिए थ्योरम आप लिख सकते हैं।
बाकी और कुछ मत लिखिएगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ अगर आप देख के कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, लेकिन जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है और उसको पढ़िए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट और एक शेयरिंग तो बनता है सबकी तरफ से। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिए, वहाँ पे आपको आपकी काम की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए और जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वेबसाइट को भी विजिट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको सब कुछ पसंद आ रहा है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।